हेलो एवरीबॉडी, ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 26 और इसमें जियान काफी बड़ी परेशानी फंसने वाला है। दोदी कॉन्टिनेंट में हनकन की कैसी सिचुएशन है, हमें उसके बारे में ही मालूम पड़ने वाला है। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चलो पिछले एपिसोड का रिकैप कर लिया जाए। पिछले पार्ट में हमारे सामने कई चीजें आई थी। शुरुआत में वुहान और जियान के बीच में नॉर्मल फाइट चलती है, लेकिन काफी जल्दी हम इसे खतरनाक मोड को लेते हुए देखते हैं। एक तरफ जियान इस्तेमाल करता है 23 रंगों वाले फायर लोटस को, तो दूसरी तरफ वुहान भी कमी नहीं छोड़ता है। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, ये वुहान किसी कॉकरोच की तरह मरने का नाम नहीं ले रहा था। एंग्री बुद्धा लोटस के बाद जियान को इसके ऊपर हेवन शैटरिंग रूलर और फ्लेम स्प्रेडिंग सुनामी जैसे अटैक्स का इस्तेमाल करना पड़ा था। जब इन अटैक्स की वजह से वो खतरनाक तरीके से घायल हो जाता है, जियान भी थोड़ा रिलैक्स करने की सोचता है। बस इसी मोमेंट पे जिलोंग जियान को वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं मैं इस लड़के के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी को सेंस कर रहा हूँ, तुम्हें सावधान रहना होगा। और जैसा गोल्डन ड्रैगन ने बोला था, चीजें वैसी होती हैं। जब वुहान की ऐसी हालत हो जाती है कि एकदम चलने के लायक नहीं रहता, उसके माथे पे कुछ पैटर्न फ्लिकर होते हैं। ये एक बहुत ही ईरी सिनिस्टर फीलिंग दे रहे थे। काफी जल्दी वुहान के फोरहेड पे 3 रेड डॉट्स को बना लेते हैं। जिलोंग इस उनको तुरंत ही पहचान जाते हैं। वो कहते हैं ये एक ब्लड कर्स है। जियान कहता है ब्लड कर्स। गोल्डन ड्रैगन जियान को समझाते हुए बोलते हैं वो इविल एलियन रेस इस ब्लड कर्स का इस्तेमाल करके दोदी कॉन्टिनेंट के इंसानों को कंट्रोल करती है। भले इस ब्लड कर्स के बदले में उन लालची लोगों को पावर्स मिलती हो, लेकिन इसकी कीमत वो अपनी आजादी से चुकाते हैं। और जिस तरीके से वुहान के सर पे 3 डॉट्स है, एलियन रेस के चमचों में इसकी पोजीशन थोड़ी सी हाई लगती है। जियान समझ जाता है कि इस बंदे को जाने नहीं दिया जा सकता। इस वजह से जियान के अटैक्स अब और ज्यादा रूथलेस हो जाते हैं। कुछ समय के बाद वुहान भी समझ जाता है कि अगर चीजें ऐसी रही तो वो जियान के हाथ से बच नहीं पाएगा। लेकिन उसने भागने की सोची थी, तब एक फायर बीम उसके सीने के आर पार हो जाती है। ऐसे सीरियसली इंजर्ड होने की वजह से वो जियान के अगले अटैक का सामना नहीं कर पाता। जियान की वो हैवी रूलर स्ट्राइक इस बंदे की जान लेने वाली थी। तभी हम वुहान के सामने एक ब्लैक चेन को मेटेरियलाइज होते हुए देखते हैं। बहुत जल्दी वुहान के बगल में एक डेंस ब्लैक ऑरा इकट्ठा होता है। इसने एक क्लोक फिगर का फॉर्म ले लिया था। अरे मतलब क्लोक वही रोब होती है जिसमें सर को ढकने वाली हुडी भी जुड़ी होती है। जब ये बंदा अपीयर हुआ था, ये औरत जियान को काफी जाना पहचाना लगता है। खैर वैसे मामला तो हम समझ ही गए होंगे। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। थोड़ी सी ऊंचाई पे फ्लोट कर इस मिस्टीरियस फिगर को देख के जियान को तुरंत ही दुखी कॉन्टिनेंट के हॉल ऑफ सोल की याद आ गई थी। खासकर वो डार्क चेन्स होती है। जियान इन्हें बोल नहीं सकता था। वो मन ही मन में कहता है डैम। तो इस दुखी कॉन्टिनेंट में भी हनकन मौजूद है। हालांकि अब भी जियान पूरी तरीके से शॉर्ट नहीं हुआ था, लेकिन इसका ऑरा और अटैकिंग मेथड्स बिल्कुल सोल क्लैन से मैच करते हैं। इस बंदे को अपने बगल में अपीयर होते हुए देख वुहान का चेहरा भी रिलैक्स हो गया था। जब तक वो 3 ब्लड डॉट्स की पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं करता है, वो डिमोनिक पावर उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वुहान पूछता है क्या तुम्हें फादर ने भेजा है? उस ब्लैक क्लोथ मैन की नजरें वुहान के घाव पे जाती हैं। वो कहता है क्योंकि तुम अब भी हमारे लिए यूजफुल हो, तुम्हारे मरने का समय नहीं आया है। ऐसा कहने के बाद वो फिर से जियान की तरफ मुड़ आता। इस समय उस बंदे की आवाज एकदम डार्क हो चुकी होती है। वो जियान से कहता है ये तुम्हारी कब्र बनेगी। उस बंदे के एक इशारे पे कई मोटी मोटी ब्लैक चेन जहरीले सांपों की तरह जियान की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। इनमें से कई चेन्स एक दूसरे में इंटरट्वाइन हो गई थी, जिससे इनका प्रेशर और बढ़ जाता है। ये जियान के ऊपर चारों तरफ से इस तरीके से हमला करती है जिससे जियान को भागने का मौका न मिले। ऐसे सीन को देख के जियान का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाता है। इस बंदे की स्ट्रेंथ कम से कम 4 स्टार दोदी के पीक पे होगी। एक तरफ तो जियान की भी पूरी स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हुई है। अगर वो अपनी पीक स्ट्रेंथ पे भी होता तब भी उसका मैच नहीं होता। जियान सोलम आवाज में कहता है मास्टर लगता है आज हमें ऑल आउट फाइट करनी पड़ेगी। जब जियान भागने की जगह पे फाइट करने का डिसीजन लेता है, गोल्डन ड्रैगन काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। वो कहते हैं डोंट वरी, हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। आखिर ऐसी इंटेंस बैटल जियान की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। उन ब्लैक चेन्स की इवल पावर को सेंस करके जियान के कई पंचेस आगे बढ़ते हैं। ये अपने साथ मिल्की व्हाइट फ्लेम्स को लेके आ रहे थे। अगले पल में कई बूम बूम की आवाजें सुनाई देती हैं। जियान की मिल्की व्हाइट फ्लेम तेज तरीके की हेवी फ्लेम से मिलकर बनी है। जैसे ही उन चेन्स को छूती है, जियान की फ्लेम का टेम्परेचर और भी राइज होने लगता है। और ऐसा होने की वजह से चेन्स में से लगातार चीखों की आवाजें बाहर आ रही थी। जैसे ब्लैक क्लोथ में अपीयर हुआ था, जियान समझ गया था कि फाइट डेस्परेट होने वाली है। वो बिना हिचकिचाए हैंडसीज को परफॉर्म करता है। जियान की स्टोरी रिंग से ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजार्ड का ब्लड एसेंस बाहर आता है। इसने जियान की चारों तरफ एक लाल रंग की शील्ड बना ली थी। इस एसेंस ब्लड आर्मर के पास इतनी पावर होती है कि एक पीक 4 स्टार दोदी की अटैक को झेल सकता है। जब जियान ने एसेंस ब्लड आर्मर को एक्टिवेट किया था, दूसरी तरफ उन चेन्स में से कुछ क्रैकिंग आवाजें आने लगती हैं। जहाँ जहाँ से चेन्स क्रैक हो रही थी, वहाँ से वो ब्लैक मिस्ट बाहर निकलती है। हम इसे कई डरावने चेहरों में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। जियान को भी अच्छे से पता था कि अगर वो पीक स्ट्रेंथ पे होता तो भले ही वो इसको मैच न कर पाए, एटलीस्ट उसे भागने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन वुहान के साथ उस इंटेंस फाइट के बाद जियान भी अपने आप को कभी थका पाता है। अपनी ब्लैक चेन्स को इस तरह से टूटते हुए देख उस बंदे की आंखें फ्लेकर होती हैं। वो और भी एनर्जी को उन चेन्स के अंदर चैनल करने लगता है। अभी वुहान के चेहरे के हाव भाव भी
बदल गए थे। लगता है जियान के द्वारा घायल होने के बाद भी उसने जियान की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया है, बट वुहान को भरोसा था कि इस ब्लैक रोड मैन के सामने जियान की चलने नहीं वाली। इन चेन्स को स्टेबलाइज करने के बाद उस ब्लैक रोड बंदे ने अपनी हैंडसेस फिर से चेंज करी थी। एक बजिंग साउंड के साथ उसके हाथों के स्लीव्स में से वो काला धुआं बाहर निकलता है। इस काले धुएं में बहुत सारी सोल बॉडीज मौजूद होती हैं और इन सभी के चेहरों को एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लगता है जैसे इन्हें बहुत ही तड़पाया गया हो। ये सभी चीखते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ गए थे। इस अटैक के जवाब में जियान के सामने एक हैवी फिल्म वॉल बन जाती है। फिर बैंग 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 की आवाज के साथ वो ब्लैक मिस्ट सोल बॉडीज उस आग की दीवार से जाकर टकरा रही होती हैं। हालांकि आग को छूते तुरंत ही डिसइंटीग्रेट हो जा करती थी। बस बात ऐसी होती है कि इन सोल्स के नंबर बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ये दसियों हजार में होंगी। खासकर ये जिस तरीके से अपनी जान की परवाह न करते हुए जियान को अपना टारगेट बना रही थी, इससे जियान भी हेडेक फील करता है। इन सोल बॉडीज को जियान की हेवी फ्लेम से इंसुलेट होते हुए देख वुहान का चेहरा डार्क होता है। उसे लगता है कि इस ब्लैक रोड पर्सन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया है, वरना जियान के पास बिल्कुल फाइटिंग चांस नहीं होता। कुछ ऐसा ही जियान को लग रहा था। भले ही उसने इस अटैक की वेव को संभाल लिया, बट जियान को भी ऐसा लग रहा था कि इस बंदे ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं करी है। ऑल्दो जियान के पास हेवी फ्लेम की प्रोटेक्शन होती है, तब भी कई सोल बॉडीज से घेर लेती हैं। ये देख के वो बंदा अपनी सिनिस्टर आवाज में हंसने लगता है। वो कहता है क्या तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहते हो? ही लेकिन तुम लेट हो गए हो। ये कह के वो अपने हाथ को वेव करता है। उसके शरीर में से बाहर आने वाला वो ब्लैक ऑरा जियान के ऊपर एक डार्क क्लाउड को बना लेता है। अगले पल में काला बादल बढ़ने लगा था। ये बहुत ही जल्दी पूरी माउंटेन रेंज को ढक लेता है। अब सूर्य की रोशनी बिल्कुल नीचे नहीं आ पा रही थी। ऐसे सीन को देख के जियान समझ जाता है कि इस टेक्निक के सामने 4 स्टार दोदी भी डर जाएंगे। वो काले बादल रोल होते हैं न जाने कब, लेकिन वो ब्लैक रोड मैन गायब हो गया होता है। चीजों को इस तरह से बदलते हुए देख एक पल के जियान भी स्टार्टल्ड हो जाता है। तभी ऐसे शांति से भरे माहौल के अंदर एक ठंडी सी हवा चली थी। जियान जिसे सफेद फ्लेम से ढक के रखा होता है, हम उसकी आंखों को नैरो होते हुए देखते हैं। वो बिना हेजिटेट करे पीछे मुड़ता है। जियान का पंच खाली स्पेस को टारगेट कर रहा था। जब जियान का अटैक लैंड करता है, उस खाली स्पेस में से एक ब्लैक शैडो मेटलाइज होती है। फिर बूम साउंड के साथ दोनों ही फिगर्स दूर चले जाते हैं। अब बात आ गई होती है हेड ऑन फाइट की। ये दोनों फिगर्स लाइटिंग स्पीड से फाइट कर रहे थे। हम इन्हें आसमान में बार बार चमकते हुए देखते हैं। कभी दोनों ही फिगर गायब हो जाया करते थे, तो कभी एक फिगर को पीछे जाना पड़ता था। इन दोनों के टकराने से रिपल फैलती है, उनकी वजह से आसमान के काले बादलों में भी जगह जगह पे होल्स हो गए थे। लेकिन जो सनलाइट नीचे आ रही होती है, उसमें कोई गर्माहट महसूस नहीं होती। बैंग 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 के साउंड के साथ अब तक ये दोनों हजारों एक्सचेंज कर चुके होते हैं। इस समय जियान के आसपास की वो रेड शील्ड काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई होती है। साफ तौर पे एसेंस ब्लड की एनर्जी खत्म हो रही है। ये सीन कुछ सेकंड बाद का था। हम एक तरफ से एक चेन को हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ से वो ब्लैक क्लोथ मैन एक पाम अटैक को लेके जियान की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो बंदा एक सिनिस्टर आवाज में कहता है, लगता है इस बार किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपने आप को ही दोष दे सकते हो। साफ तौर पे वो स्ट्राइक का इस्तेमाल करके जियान की लाइफ को खत्म करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ब्लैक क्लोथ मैन सफल होने की खुशी को मना पाता, जियान के बगल में एक पावरफुल ऑरा इरप्ट हुआ था। साथ में चारों तरफ एक हंसी की आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, जिसे मैं बचाना चाहता हूँ, तुम्हारी उसे चोट पहुंचाने की औकात नहीं है। फिर उसने अपने हाथ को हल्के से वेव करके इन दोनों अटैक्स को डिसॉल्व कर दिया था। भले ही ब्लैक क्लोथ मैन 4 स्टार दोदी के पीक की स्ट्रेंथ को रखता हो, लेकिन जैसे ही नया फिगर जियान के बगल में अपीयर हुआ था, उस काले क्लोक वाले बंदे की आंखों में सीरियसनेस छा जाती है। वो कहता है, टिस्क टिस्क, तुम्हारी यू फैमिली के लिए अच्छा होगा कि तुम सभी इस लड़के के मामलों से दूर रहो, वरना तुम सभी अपने ऊपर एक बहुत बड़े खतरे को ले आओगे। भले ही बंदा इस तरीके से बात कर रहा हो, इसकी आंखें एकदम अलर्टनेस से भरी थी। साफ तौर पे जियान की हेल्प करने के लिए जो नया फिगर आया है, उसकी कल्टिवेशन काफी हाई है। जब हम जियान के बगल में खड़े इस फिगर को ध्यान से देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि यूरू के फादर होते हैं। वो उस ब्लैक क्लोथ मैन को जवाब देते हुए बोलते हैं, हमें ऐसी परेशानियों से डर नहीं लगता। फिर वो मुड़ के जियान को देखते हैं। यू का हाथ जियान के कंधों पे गया था। भले जियान अभी क्रिटिकल डेंजर में ना हो, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। बिना हेजिटेशन की यू की एनर्जी जियान के शरीर में चैनल होने लगती है, जिससे जियान के घाव और भी जल्दी भर पाए। जियान जिसने वुहान से फाइट करने के बाद इस नए नमूने का भी सामना किया था, वो सच में एग्जॉस्ट हो चुका होता है। इस वजह से जब यू अपनी ऊर्जा को जियान की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, जियान को काफी अच्छा लगता है। उनके ऐसे जेस्चर को देख के जियान नोट करके यू को थैंक यू बोलता है। यू जियान की ग्रोथ की तारीफ करते हुए बोलते हैं, तुम्हारी प्रोग्रेस सच में काफी शानदार रही है। मुझे तुम्हें आखिरी बार देखे कुछ ही दिन हुए और तुम्हारी स्ट्रेंथ 3 स्टार दोदी के पीक पे पहुंच चुकी है। काश मेरी बेटी के पास तुम्हारा आधा टैलेंट भी होता। यू को अंदर से लग रहा था कि जियान को इन रियूज के अंदर कोई बहुत बड़ा मौका मिला है, वरना उस अपॉर्चुनिटी के बिना जियान इतने कम समय में लगातार ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। जब यू जियान से बात कर रहे होते हैं, तब तक यूरू भी उनके बगल में आ चुकी थी, लेकिन उसके पिता उसे बात करने का मौका ही नहीं देते। एक बार अपने फादर को घूरने के बाद यूरू की कंसर्न से भरी नजरें जियान के ऊपर गई थी। वो कहती, जियान क्या तुम ठीक हो? जियान यूरू की आंखों में डीपर फीलिंग्स को साफ तौर पर देख पाता है। जियान कहते हैं, मैं हाल फिलहाल ठीक हूँ। भले सामने खड़ी लड़की की आंखों में अब वो फीलिंग साफ दिखाई
दिखाई दे रही हूँ। जियान जानता था कि उसके पास इन सभी मामलों में उलझने का समय नहीं है। अभी वो ब्लैक क्लोथमैन गया नहीं है। अगर चीजों को सही से हैंडल नहीं किया गया तो उसके साथ साथ यू फैमिली भी खतरे में आ जाएगी। यूरू जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के पहचान लेती है कि वो यू फैमिली को इस मैटर में फंसाना नहीं चाहता है। यूरू जियान से कंफर्टिंग वॉइस में बोलती है, तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि तुमने मेरे फादर की जान बचाई है, तो फिर जब तक मेरे फादर यहाँ पे मौजूद है तो मैं कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। खैर इससे पहले कन्वर्सेशन आगे बढ़ पाती, वो ब्लैक क्लोथमैन कोल्ड आवाज में बोलता है, इस लड़के ने वुहान को घायल कर दिया है। अगर तुम्हारी यू फैमिली से प्रोटेक्ट करती है तो फिर तुम्हें उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इसके जवाब में यू की बॉडी में से एक फ्राइटिंग ऑरा इरप्ट होता है। वो कहते हैं, मैंने भी वुचेंग सिटी के वुहान के बारे में सुन रखा है। इस लड़के के हाथों से कई जीनियसेस की जान जा चुकी है और जब दो लोगों के बीच में बैटल होती है तो फिर घायल होना तो आम बात है। अगर तुम्हें लगता है कि वुचेंग सिटी को बीच में लाके तुम मुझे डरा सकते हो तो तुम बिल्कुल नाइव हो। चिंगचेन सिटी की यू फैमिली वुचेंग सिटी से डरती नहीं है। जब वो काले कपड़ों वाला बंदा रियलाइज करता है कि यू के होते हुए वो जियान को बिल्कुल छू नहीं पाएगा, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अगली हो गया था। एक ही फ्लैश में अपीयर होता है वुहान के बगल में। हम उसे वुहान को सपोर्ट करते हुए देखते हैं। थोड़ी हेजिटेशन के बाद वो यहाँ से जाने का फैसला करता है। अभी वुहान की चोटें बहुत गहरी हैं। अगर इनका समय रहते ध्यान नहीं रखा गया तो वुहान के शरीर में छिपी हुई चोटें रह जाएंगी, जिन्हें बोलते हैं हिडन इंजरीज। और युद्ध के मैदान को देख के साफ तौर पर मालूम पड़ रहा है कि वो इस समय यू फैमिली से हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता। वुहान को एक मेडिसिन पिल को देने के बाद उस बंदे ने हैंड सीज चेंज करी थी। वो गायब होने से पहले पीछे मुड़ के नहीं देखता, बस आसमान में उसकी आवाज गूंजती रह जाती है। वो कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यू फैमिली आज के डिसीजन को रिग्रेट न करे। इस समय यू जियान के बगल में खड़े होते हैं। भले ही बंदा भागने की कोशिश कर रहा हो, वो उसका पीछा नहीं करते। फाइनली जब उनकी आंखें जियान और यूरू के ऊपर लौटती है, उनमें वो नरमी वापस लौट आई थी। वो कहते हैं, हमें भी वापस लौटना चाहिए। यहाँ इतनी बड़ी कमोशन के बनने की वजह से लोग काफी जल्दी इन्वेस्टिगेट करने आने वाले हैं। जियान यू की तरफ हाथ कप करके बोलता है, सीनियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसे पता था कि बिना यू की हेल्प के वाइट डीप शिट में था। इस वजह से यू फैमिली के सेक्शन जियान के दिल को छू जाते हैं। यू स्माइल के साथ कहते हैं, ही ऐसे बहुत लोग नहीं है जिनके बारे में मेरी बेटी इतनी चिंता करती हो। अपने फादर की ऐसी बात को सुन के यूरू थोड़ी सी एम्बरेस हो जाती है। वो उन्हें घूरती हुई बोलती है, फादर। अपनी बेटी के ऐसे रिएक्शन को देख के यू का तेजी से हंसने का मन हो रहा था, लेकिन वो उसे अपने चेहरे पे नहीं दिखाते। वो कहते हैं, ठीक है मैं रुक जाता हूँ। बाप बेटी के ऐसे रिश्ते को देख के जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। सीन जियान की तरफ गया था। जब वो हल्का सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके शरीर की कमजोरियां ऐसा होने नहीं देती। ये देख के यूरू उसे तुरंत ही सपोर्ट करने के लिए आती है। वो कहती है, जियान अभी सीरियसली इंजर्ड है, हम चलो जल्दी से वापस लौटते हैं। ऑफ कोर्स यू का भी ऐसा इरादा होता है। जब तीनों जाने के लिए तैयार थे, यू मनी मन में कहते हैं, ये लड़का सिर्फ एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट नहीं है, बल्कि इसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज भी काफी शानदार है। जैसी उस वुहान की चोटें थी, अगर वो ब्लैक क्लोथमैन यहाँ पे पहुंचा नहीं होता तो शायद वुहान सर्वाइव नहीं कर पाता। ये सोचने के बाद यू ने अपने हाथों को वेव किया था। तीनों एक रे ऑफ लाइट में बदल के इन डेमोनिक बीस्ट माउंटेन रेंज से बाहर जाने लगते हैं। इन तीनों को गए हुए बस कुछ ही समय हुआ होता है, हम कई फिगर्स को युद्ध के मैदान पे इकट्ठा होते हुए देखते हैं। एक कमजोर सा दिखने वाला बुड्ढा हवा में फैली फायरी दूकी बता रही है कि वुचिंग सिटी का मेंबर है। आई वंडर वो कौन सा जीनियस होगा जो वुचिंग सिटी के जीनियस से फाइट कर सकता है। इस बंदे की सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात इसके कंधे बैठी वो ईगल होती है, क्योंकि इस ईगल की 3 आंखें थी। यहाँ पे मौजूद इतने एक्सपर्ट्स में से एक गंजा इंसान भी होता है। वो उस दुगले पतले बुड्ढे की तरफ हाथ कप करके बोलता है, 10,000 सिटीज के लॉर्ड, हमें मिले काफी समय हो गया है, आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ? ये सुन के बुड्ढा ही बोलता है, ही सिटी लॉर्ड म्यू, मैं भी आपकी तरह यहाँ पहुंचा हूँ। वो बोल्ड मैन पूछता है कि आपको कोई जानकारी मिली? इस पर 10,000 सिटी की लॉर्ड अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं, इस जगह पे और किसी का नामो निशान नहीं है, चलो हमें भी चलना चाहिए। उनके कंधे पे खड़ी वो ईगल एकदम तेजी से स्क्रीच करती है। इसका आकार कई गुना बढ़ जाता है। वो तुरंत ही डिसअपीयर होकर इस ईगल के ऊपर अपीयर होते हैं और हम एक ही फ्लैश में इस ईगल को गायब होते हुए देखते हैं। हवा में रह गई फ्लेम्स को अपने हाथ में लेके वो बॉल्डमैन थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, आई वंडर यहाँ पे किसके बीच में फाइट हुई है, ये काफी ज्यादा इंटेंस रही होगी। वो और कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके हाथ में एक और नई फ्लेम का ट्रेस आता है। ये फ्लेम उसे काफी जानी पहचानी लग रही थी। वो इस फ्लेम को क्रश करते हुए बोलता है, लिटिल बेस्टर्ड, मैंने तो ये ढूंढ ही लिया। उसकी फियर्स आके नीचे के बैटल फील्ड को देखती है। वो कहता है, तूने मेरे बेटे को इतनी तेज चोट पहुंचाई कि उसकी कल्टीवेशन में भी परेशानी आ गई है। अगर मुझे तुम मिल गया तो मैं तुझे मौत से बदतर जिंदगी दूंगा। ये कह के वो डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स की गहराइयों में चला जाता है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है। यूरू के ग्रुप को चिंगचेन सिटी पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन क्योंकि वो फालतू के टेंशन को अवॉइड करना चाहते थे, इस वजह से तीनों लोग यू मेंशन में एक सीक्रेट गेट से एंटर करते हैं। मेंशन में अंदर जाने के बाद यूरू से बोलते हैं, यू तुम लिटिल फ्रेंड जियान को रेस्ट एरिया में ले जाओ। अगर जियान को किसी भी तरीके की जरूरत पड़ती है तो वो हमें बिना हेजिटेशन के बता सकता है। अभी जियान के चेहरे को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इस समय का इंतजार कर रहा हो। वो तुरंत ही हाथ कप करके बोलते हैं, सीनियर आपका धन्यवाद। अगले पल में एक पेन और पेपर उसकी स्टोरिंग से
से बाहर आता है। वो मेडिसिनल मटेरियल्स की एक लिस्ट बनाने लगा था। अभी शर्माने का समय नहीं है, जियान को जल्दी से पूरी तरह से रिकवर करना होगा, क्योंकि चेंग युआन के मामले में भी डिले नहीं किया जा सकता। जब यूयू जियान की जड़ी बूटियों की लिस्ट को देखते हैं, वो पाते हैं कि मेडिसिन हर्ब्स कुछ ज्यादा रेयर नहीं है। इस वजह से उनकी पहुंच सिकुड़ गई थी। यूजुअली हाई लेवल की रिकवरी मेडिसिन पिल्स के लिए काफी कीमती जड़ी बूटियों की जरूरत होती है, तो फिर जियान इन सिंपल हर्ब्स को क्यों मांग रहा है? खैर, यूयू के दिमाग में क्या चल रहा था, यूरू को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वो जियान को सपोर्ट करके बोलती है, ठीक है फादर, मैं जा रही हूँ। वो जानती थी कि अगर जियान की इंजरीज को ढंग से ट्रीट नहीं किया गया तो परेशानी लंबे समय तक रह सकती है, क्योंकि जगह हॉल की थी, यहाँ पे कुछ एल्डर्स भी मौजूद होते हैं। यूयू एक एल्डर को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, जाओ जल्दी से इन मेडिसिन मटेरियल्स को प्रिपेयर करके जियान के पास डिलीवर कर दो, और हाँ, फैमिली के स्टोर में से हीलिंग स्पिरिचुअल रूट को भी लाना। यूयू की इस बात को सुन के एक एल्डर बोलता है, पेट्रियार्क इसे हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? लिस्ट की बाकी के हर्ब्स को इकट्ठा करना कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हीलिंग स्पिरिचुअल रूट को इतनी आसानी से किसी को भी नहीं दिया जा सकता, खासकर जब बात एक अजनबी की हो रही हो। जब हम इस एल्डर को देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि वही यू फैमिली का थर्ड एल्डर था। इसकी बात को सुन के यूयू हंस के बोलते हैं, हाँ, लगता है थर्ड एल्डर, आपकी देखने की क्षमता कम हो गई है। आप इस यंग मैन को हल्के में कैसे ले सकते हो? ये सिर्फ फायर स्पिरिट को पोजेस नहीं करता है, बल्कि इसकी फ्लेम से बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, और तो और ये इतनी कम उम्र में एक फर्स्ट रैंक एम्पर एल्केमिस्ट है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास कोई बैकिंग नहीं है। यूयू की बातों में इम्प्लीकेशंस क्लियर थे। जैसी जियान की एबिलिटीज और कनेक्शंस हैं, वो यू फैमिली से बराबरी पे बात करने की क्वालिफिकेशन रखता है। यूयू की पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद उस थर्ड एल्डर का भी शौक की वजह से मुंह खुला रह गया था। अगर एक फर्स्ट रैंक एम्परर एल्केमिस्ट की बात करी है, तो ऐसे फिगर को यू फैमिली फालतू में ऑफेंड नहीं करना चाहेगी। और अगर ये बात सच है कि जियान के पास एक फायर स्पिरिट का सपोर्ट है, तो फिर जियान का पोटेंशियल सच में बहुत ही टेरिफाइंग है। फाइनली थर्ड एल्डर अपनी गलती मानते हैं। वो कहते हैं, अच्छा, मैं अब समझा। यूयू थर्ड एल्डर को रिमाइंड करते हुए बोलते हैं, थर्ड एल्डर, याद रखना, जियान हमारी फैमिली का बेनिफैक्टर है, हमें उसे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना होगा। इस बार थर्ड एल्डर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाते। वो इस नए मेहमान की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ गए थे। जब दोनों एल्डर्स जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए इस हॉल से चले जाते हैं, यूयू आसमान की तरफ देख के खुद से बोलते हैं, मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि ये नौजवान जिसके पास फायर स्पिरिट की ब्लेसिंग है, वो कितना आगे जाएगा। यूरू के साथ में होने की वजह से जियान को स्वस्थ होने का सीक्रेट चैम्बर बड़े आसानी से मिल जाता है। उसकी वुहान के साथ इस बैटल में चीजें कुछ ज्यादा ही डेंजरस हो गई थी। भले ही वो सर्वाइव कर पाया हो, लेकिन जियान की चोटें भी काफी सेवियर है। इस शान से कमरे के अंदर, जिसमें मून स्टोन से हल्की सी रोशनी फैल रही होती है, हम जियान को एक बेड के ऊपर बैठे हुए देखते हैं। उसका पूरा फोकस अपनी रिकवरी के ऊपर होता है। तभी बाहर से यूरू की आवाज आई थी। वो कहती है, जियान, सारी हर्ब्स रेडी हैं, मैंने इस केव के एंट्रेंस पे छोड़ जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो तुम सीधा मुझे बुला सकते हो। ये सुन के जियान एक इशारा करता है। सारी हर्ब्स उसके सामने आके फ्लोट करने लगी थी। जियान कहता है, थैंक यू। भले ही जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा कीमती न हो, अपनी एल्केमी स्किल्स का इस्तेमाल करके जियान इन्हें इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकता था। जब जियान अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ने वाला था, तभी स्टोरिंग से जिल्लोंग की सरप्राइज से भरी आवाज जियान के दिमाग में ट्रांसमिट होती है। वो कहते हैं, रुको, क्या ये एक हीलिंग स्पिरिचुअल रूट है? ये सुनकर जियान का ध्यान जाता है उस जेड बोतल पे, जो कि ब्रॉन्ज प्लेट के ऊपर रखी होती है। इसे देख के जियान भी हाँ करता है। इन सभी हर्ब्स के बीच में एक सफेद जेड जैसी दिखने वाली ब्रांच मौजूद होती है। इस टहनी में से ऐसी ऊर्जा बाहर आ रही थी, जिसकी वजह से जियान के इमोशंस अपने आप ही शांत होने लगते हैं। जियान के चेहरे की कंफ्यूजन को देख गोल्डन ड्रैगन एक्सप्लेन करते हैं, ये हीलिंग स्पिरिचुअल रूट है। अगर एंजेलिक रेस की बात करी जाए तो इसे उनकी हीलिंग पावर से कंपेयर किया जा सकता है। कहा जाता है कि चोट चाहे कितनी भी गहरी हो, हीलिंग स्पिरिचुअल रूट का इस्तेमाल करके वो जरूर भर जाएगी। मैंने भी सोचा नहीं था कि यू फैमिली के पास ऐसा रेयर और पोटेंट आइटम मौजूद होगा। गोल्डन ड्रैगन जियान को इंस्ट्रक्ट करते हुए बोलते हैं, तुम बाकी की चीजों को साइड में रखो, तुम्हारी हीलिंग स्पिरिचुअल रूट ही काफी है। इसे रिफाइन करने के लिए तुम अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करना। मास्टर जिलोंग की बात को मानते हुए जियान तुरंत ही मिल्की व्हाइट फ्लेम को बाहर बुलाता है। उसके दूसरे हाथ में स्पिरिचुअल हीलिंग रूट थे। जैसे ही फ्लेम इस हीलिंग स्पिरिचुअल रूट को टच करती है, हम इसे एक जेड जैसे प्योर व्हाइट लिक्विड में बदलते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर हीलिंग पावर का एसेंस मौजूद हो। गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं, इसे डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लो। हालांकि जियान एक पल के लिए हेजिटेट करता है। उसे इस एसेंस की ऊर्जा में और चिंगवान के शरीर की ऊर्जा में थोड़ी सिमिलरिटीज दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अपने विचारों को शांत करके तुरंत इसे रिफाइन करके फोकस करता है। एक गहरी सांस लेने के बाद इस लिक्विड को निकल लिया गया था। जैसे इस लिक्विड ने उसकी बॉडी में एंटर किया था, एक वार्म नरिशिंग एनर्जी उसके शरीर में फैल जाती है। काफी तेजी जियान के शरीर की ऊर्जा वापस लौटने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो दोबारा जी उठा हो। भले हीलिंग प्रोसेस टाइम ले रही हो, लेकिन ग्रेजुअली जियान के चेहरे का कॉम्प्लेक्शन सही होने लगता है। उसका चेहरा जैसे रंग उठ चुका होता है, उस पर फाइनली एक रोजी ग्लो आ गया था। इस रिजुविनेटिंग सेंसेशन को फील करके जियान अपने हाथों को क्लेंच करता है। वो कहता है, भले छोटी सी जड़ हो, लेकिन सच में बहुत ही बढ़िया चीज है। जियान गोल्डन ड्रैगन किंग से बोलता है, मास्टर, ये हीलिंग स्पिरिचुअल रूट सच में बहुत पावरफुल है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरी इंजरीज कितनी जल्दी सही हो रही हैं। उसकी अभी की एल्केमी स्किल्स के साथ भी वो इस हीलिंग स्पिरिचुअल रूट के बिना इतनी तेजी से रिकवर नहीं कर पाता।
था। ये सुन के जिल्लोंग एक प्राइड से भरी आवाज में बोलते हैं, बिल्कुल कोई भी चीज जो कि एंजल रे से जुड़ी होती है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अपने शरीर में दौड़ रही स्ट्रेंथ का एहसास करके जियान समझ गया था कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ होने वाला है। स्पेशली जब जियान सेंस करता है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में और कितना आगे बढ़ चुका है, उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। अभी जियान को अपने ऊपर भरोसा होता है कि अगर अब उसकी वुहान से दोबारा फाइट हो जाती है तो वो शुरुआत से ही बैटल को डोमिनेट करेगा। जियान की परफॉर्मेंस से गोल्डन रैंकिंग काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे। वो जियान से कहते हैं, लिटिल यानजी, तुम्हारे रिव्यूज में जाने से पहले की स्ट्रेंथ 3 स्टार 2 एम्पर के इनिशियल लेवल पे थी, लेकिन कई फैक्टर्स के साथ में आने की वजह से अब तुम 3 स्टार 2 डी के पीक पे पहुंच चुके हो। हालांकि यिन यांग हार्ट काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है, तब भी तुम्हारी ग्रोथ कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। मुझे लगता है कि 2 डी में पहुंचने के बाद तुमने इस एक्सपीरियंस को पहली बार किया होगा। इस वजह से भले तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम्हारा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कंट्रोल काफी ज्यादा शानदार हो चुका है, असल में तुम्हें इसके ऊपर और भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर जब तुम वुहान से फाइट कर रहे थे तो अगर तब तुम्हारे पास अब जैसी पावर कंट्रोल होती तुम उस ब्लैक क्लोथ पर्सन के चंगुल से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। ये सुन के जियान नोट करता है। वो जानता था कि जिल्लोंग सही कह रहे हैं। शुरुआत से जियान को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस वजह से रूइंस में जिस तरीके से जियान की पावर बढ़ी है, ये चीज उसके लिए भी काफी ओवरवेलमिंग होती है। अगर वो इन पावर्स को अच्छे से मास्टर नहीं करता है तो उसकी फाउंडेशन कमजोर हो जाएगी। जियान के चेहरे पे ऐसी सीरियसनेस को देख के गोल्डन रैंकिंग उसे कंफर्ट करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ खराब एनर्जी के सोर्स से नहीं आई है। वो यिन यांग हार्ट की पावर और यिन यांग मेडिसिन बिल की पावर से तुम्हें एक प्योर और बैलेंस ग्रोथ मिली है। इन अ सेंस तुम अभी भी ग्रो कर रहे हो, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं है। इस वजह से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने से पहले तुम्हें अपनी पावर्स पे मास्टरी करनी होगी। जियान चीख की आवाज में कहते हैं, मास्टर समझ गया। फाइनली उसके चेहरे पे सीरियसनेस लौट आती है। वो कहता है, मास्टर क्या इस 2D कॉन्टिनेंट में भी 8 एंशिएंट क्लैंस मौजूद है? न चाहते हुए भी जियान को मिस्टीरियस फिगर याद आता है जो कि वुहान को बचाने के लिए अपीयर हुआ था। जियान तब काफी हद तक सेंस कर पाता है कि उसका और 2D कॉन्टिनेंट के हन क्लैन के मेंबर से मिलता था। गोल्डन रैंकिंग रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं, हाँ ये बात सच है कि इस 2D कॉन्टिनेंट में भी 8 एंशिएंट क्लैंस मौजूद हैं। ये है शाओ क्लैन, यन क्लैन, गू क्लैन, ले क्लैन, सोल क्लैन, स्पिरिट क्लैन, मेडिसिन क्लैन और आखिरी में स्टोन क्लैन। और जहाँ तक बात रही शाओ क्लैन की, तो मैं उसके बारे में अभी नहीं पूछना चाहिए। जब समय आएगा मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। बाकी के 7 एंशिएंट क्लैन शॉलिंग कॉन्टिनेंट के अपोजिट साइड में रहते हैं। बस तुम्हें जानना चाहिए कि इन एंशिएंट क्लैन के एंसेस्टर्स तुम्हारे उस 2D कॉन्टिनेंट से आए हैं। ऑफ कोर्स तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ के साथ इनकी डिटेल्स के बारे में जानना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जियान कहता है, सोल क्लैन, आई वंडर इस बार क्या करना चाहते हैं। जब जिल्लोंग देखते हैं कि जियान उस सोल क्लैन से इतना फैमिलियर है, उनके चेहरे पे भी सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहते हैं, जियान तुम इस रेस से कब मिले? जियान बताता है कि हमारे 2D कॉन्टिनेंट में हॉल ऑफ सोल्स को सोल क्लैन, जिसे हन क्लैन के नाम से भी जाना जाता है, वो कंट्रोल करता था। सोल क्लैन के सारे मेंबर्स दोचेंग लेवल के पावर हाउस के द्वारा क्रिएट करे गए एक सेपरेट स्पेस में रहा करते थे, जिसे सोल यानी कि हन रियल्म के नाम से जाना जाता था। हॉल ऑफ सोल अपने घमंड और क्रूरनेस के लिए फेमस था। ये मेनली टारगेट करते थे एल्केमिस्ट को, जैसे उनकी पावरफुल सोल्स को कलेक्ट किया जा सके। सोल क्लैन की नजरें तोचे एंशिएंट गॉड की नेटेंस पे भी थी। शुरुआत से शाओ क्लैन और हन क्लैन के बीच में दुश्मनी रही है। मेरे बचपन में एक षड्यंत्र की वजह से मेरे फादर को हॉल ऑफ सोल ने कैप्चर कर लिया। उनके हाथों से मेरे टीचर भी बच नहीं पाए। उस समय हन क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल था कि लोग उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। ये सुन के जिल्लोंग की आवाज और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। वो कहते हैं, तो 2D कॉन्टिनेंट में सोल क्लैन सोल्स को कैप्चर करके 2D क्लास में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो इस 2D कॉन्टिनेंट का भी हिस्सा है, मुझे लगता है कि अब और भी ज्यादा एम्बिशियस हो चुके होंगे। रूमर्स के हिसाब से एलियन इविल रेस और सोल क्लैन साथ में काम करके कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। जियान वॉइस से कोड के बोलते ही क्या करना चाहते हैं। इस पर गोल्डन रैंकिंग अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें इन सभी बातों में अभी नहीं फंसना चाहिए, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होगा और रास्ता मैं बताऊंगा। जियान रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं, मास्टर आपका धन्यवाद। गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं, चलो इस कमरे से बाहर चला जाए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि चिंगयुआन क्या कर रही है। इस पर जियान तुरंत ही एग्री कर लेता है। उसके बगल में जो एंशिएंट रूलर रखी होती है, जियान ने उसे वापस से अपनी पीठ पर रख लिया था। फिर वो इस चेम्बर से बाहर आ जाता है। हीलिंग स्पिरिचुअल रूट के मिरेकुलस इफेक्ट्स की वजह से जियान को पूरी तरह से रिकवर होने में 7 दिन का समय लगा था। इसका पूरा श्रेय स्पिरिचुअल रूट को ही नहीं आता, बल्कि जियान की फिजिकल बॉडी जो कि 23 तरह की हेवी फिल्म से रिफाइन होकर एकदम मैजिकल बीस्ट की तरह मजबूत हो चुकी है। इस वजह से नेचुरली जियान को रिकवर होने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। अगर उसकी जगह पे कोई नॉर्मल इंसान होता तो ऐसी गहरी चोटों को भरने के लिए उसे 2 से 4 महीने बड़े आराम से लग जाते हैं। अब यहाँ पे जियान तो हील हो चुका है, अब तुम्हारे भाई को भी अपने गले को हील करना होगा, जिससे वीडियोस आपके पास लगातार आ सके। नेक्स्ट एपिसोड में बात जुन्नर की होगी। खैर पूरा मामला क्या है उसके बारे में जानने के लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर आप वीडियोस के एक दिन पहले ही देखना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। हर शाम आपको अर्ली एक्सेस के रूप में अगले दिन रिलीज होने वाला एपिसोड पहले ही मिल जाता है। आप सभी को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, जिससे हमारा
मोरल भी हाई रह सके। अगर ऑनेस्टली बात करूं तो इस सीरीज से कुछ खास अच्छा सपोर्ट नहीं आ रहा है, जिस वजह से लंबे वीडियोस बनाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन आप सब में जो भी हमारे साथ दे रहे हो, मैं आपके दिल को भी तोड़ना नहीं चाहता हूँ, इस वजह से अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा जा रहे हैं। खैर हम वीडियो को करते हैं यहीं पे फिनिश। जाने से पहले लाइक छोड़ना मत भूलना, और अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो डू शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।